आज के लेक्चर में अपन फाउंडेशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। लास्ट ये जियोटेक के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, चाहे अपन आरडी एग्जाम की बात करें, चाहे अपन कोई भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम दो, चाहे आप एसएससी का दो, चाहे ईएस का दो, तो इसमें डिजाइन पर्पज से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फाउंडेशन होता क्या है। तो बेसिकली देखो, फाउंडेशन क्या है, एक स्ट्रक्चर का पार्ट है जिसका काम क्या है, ऊपर का जो सुपर स्ट्रक्चर का जो लोड है उसको कहाँ ट्रांसफर करेगा, वो सॉइल के ऊपर ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो सिंपल से अपन बात करेंगे फाउंडेशन का जो पर्पज क्या हुआ, अपना मेन ऑब्जेक्ट जो हुआ वो हुआ कि जो अपना सुपर स्ट्रक्चर है उसके लोड को सॉइल के ऊपर ट्रांसफर करना, यही अपन को बताया जाता है। अब तक छोटी क्लासेस के अंदर यही बताया है। ठीक है, अपन ने जैसे चाहे फर्स्ट ईयर की बात करें, सेकंड ईयर की बात करें, या फिर जब भी आप सिविल इंजीनियरिंग के बारे में जाते हैं, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया होता है फाउंडेशन का होता है। कि कोई भी स्ट्रक्चर की यदि स्टेबिलिटी की अपन बात करें, ड्यूरेबिलिटी की बात करें, तो इसके ऊपर डिपेंड करती है सबसे पहले उसका फाउंडेशन कैसा है। तो फाउंडेशन का काम क्या होगा, ऊपर के स्ट्रक्चर को नीचे के लोड, मतलब ऊपर का जो सुपर स्ट्रक्चर है उसके लोड को ट्रांसफर करना सॉइल के ऊपर। जब अपन से कोई पूछे कि भाई सॉइल की फाउंडेशन की डिजाइन आप कैसे करोगे, तो बेसिकली डिजाइन का मतलब ये है कि वो आपसे पूछ रहा है कि आप कितनी तो उसकी साइज लोगे। ठीक है, और जो फाउंडेशन है उसको कैसे प्लेस करोगे। अब इस तरह से अपन को जो डिजाइन करना है कि वो या तो जो सॉइल है वो अपनी शेयर, एक तो शेयर के अंदर फेल नहीं होनी चाहिए, और ना ही कोई भी एक्सेसिव सेटलमेंट नहीं होना चाहिए। इनको स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी की बात करें, फाउंडेशन फाउंडेशन की स्टेबिलिटी की मैं बात करूं, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो सॉइल है ना तो वो शेयर में फेल हो रही है, और ना ही कोई इस तरह से कोई इसके जैसे अपन कहते हैं कई बार ये कोई स्ट्रक्चर है वो नीचे सेटल डाउन कर गया, यानी कि कोई एक्सेस सेटल डाउन नहीं हो गया, धंस नहीं गई मिट्टी के अंदर का। सिंपल सी बात ये है। तो ये दोनों क्राइटेरिया अपन को याद रखने हैं, एक तो शेयर के अंदर फेल नहीं होनी चाहिए, और एक बहुत ज्यादा सेटलमेंट उस फाउंडेशन के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। यही दो मिनिमम क्राइटेरिया रहेंगे अपनी सॉइल की डिजाइन क्राइटेरिया की। अब देखो, कोई भी फाउंडेशन अपन को बनानी है तो कहाँ बनानी है भाई, अल्टीमेटली सॉइल के ऊपर बनानी है, क्योंकि जो सुपर स्ट्रक्चर का लोड है वही तो अपन को सॉइल पे ट्रांसफर करना है। तो इस सॉइल की जो कैपेसिटी होती है, ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं भाई, बियरिंग कैपेसिटी, यानी कि सहन करने की जो क्षमता होती है वो यही होती है कि भाई इतना, मतलब सॉइल की मेरी इतनी स्ट्रेंथ जिससे सॉइल ना तो शेयर के अंदर फेल हो, ना ही उसके अंदर क्या हो कोई एक्सेसिव सेटलमेंट हो। तो उस वो जो कैपेसिटी रहेगी, इन दोनों में से जो मिनिमम जो क्राइटेरिया रहेगा, दोनों क्राइटेरिया में से वो अपना क्या रहेगा भाई, बियरिंग कैपेसिटी रहेगा। ठीक है, अब बहुत सारी तारे की अपनी फाउंडेशन देखी होगी, अपन क्या कहते हैं इसको, एक अपन जैसे तरगाजी है, तरगाजी अपने जैसे फादर ऑफ अपन सॉइल की बात करते हैं भाई, तरगा जी को अपन क्या बोलते हैं, फादर ऑफ सॉइल बोलते हैं। तो इन्होंने एक क्राइटेरिया दिया है जिसके अकॉर्डिंग सॉइल को दो टाइप में डिवाइड कर दिया। एक तो अपनी हो गया सैलो फाउंडेशन। सैलो का मतलब क्या होता है भाई, जिसकी गहराई कम हो। सिंपल सी बात, सिंपल शब्दों में अपन बात करें, जिसकी गहराई कम हो उसको अपन क्या कह देते हैं भाई, सैलो फाउंडेशन कह देते हैं। ठीक है, जिसको अपन कह देते हैं डी एफ अपॉन बी इज लेस इक्वल टू वन, यानी जहाँ पे उसकी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, यानी जैसे मैं कोई एक, ये मैंने फाउंडेशन बना दिया सिंपल छोटा सा। ठीक है, ये कोई फाउंडेशन है और ये मैंने मान लिया क्या है, इसका ग्राउंड लेवल है। तो जिस डेप्थ के ऊपर फाउंडेशन उसको अपन कह देते हैं डीएफ, और यदि ये इसकी क्या होगी, बिड्थ हो गई, ये अपनी क्या होगी, बिड्थ ऑफ फाउंडेशन। यदि इन दोनों की रेशियो की वैल्यू की बात करूं, तो यदि इसका रेशियो क्या है, लेस देन इक्वल टू वन है, तो इस फाउंडेशन को मैं क्या कहूंगा, सैलो फाउंडेशन कहूंगा। ठीक है, इसके अलावा यदि इसका रेशियो जो क्या है, डी एफ अपॉन बी की जो वैल्यू है 15 से ग्रेटर हो जाए, 15 से ज्यादा हो जाती है, तो उसको अपन क्या कह देते हैं, डी फाउंडेशन कह देते हैं। ठीक है, यानी कि जब डेप्थ ऑफ फाउंडेशन क्या हो, उसकी विड्थ से 15 गुना से ज्यादा हो, तो हम क्या कह देंगे, डीप फाउंडेशन कह देंगे। तो ये जो स्टेटमेंट था ये तरजागी का अकॉर्डिंग था। ये एक से कम है तो सैलो फाउंडेशन हो गई, 15 से ज्यादा है तो डीप फाउंडेशन हो गई। वहीं में यदि स्कैम्पटन की बात करें, एक साइंटिस्ट दूसरे हुए थे सॉइल के अंदर, स्कैम्पटन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इन्होंने जो क्राइटेरिया दिया वो दिया ना 2.5 का, वही डी है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन और विड्थ का रेशियो जो है, यदि वो 2.5 से कम है, इक्वल है, उसको अपने साइलो फाउंडेशन कह देंगे। और वहीं इनका जो रेशियो है डी बाई एफ का, ये 2.5 से ग्रेटर है, तो उसको डी फाउंडेशन कह देंगे। ठीक है, अब साइलो फाउंडेशन के भी अपन फर्दर टाइप कर दें। जैसे अपन ने मेनली तो क्या किया, फाउंडेशन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया भाई, फाउंडेशन को अपने टू पार्ट में डिवाइड किया, एक तो क्या हो गया, सैलो हो गया। ठीक है, सैलो, और दूसरा क्या हो गया, डीप हो गया। अब डीप फाउंडेशन को भी अपन फर्दर क्लासिफाई कर दें। जैसे आपने देखा हो, कोई कई बार क्या होता है, एक कॉलम की, एक अकेली सिंगल कॉलम की फाउंडेशन होती है। ठीक है, जिसको अपन जैसे आइसोलेटेड कह देते हैं। कई बार आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, अकेले रहना, है ना। अब ऐसे कंबाइंड की बात करें तो यानी दो या दो से ज्यादा कॉलम को एक साथ जोड़ दिया तो कंबाइंड हो जाएगी। ठीक है, या फिर अपन जैसे कोई वॉल होती है, जैसे कोई वॉल है तो वॉल की क्या है, जो फाउंडेशन बनाते हैं अपन, क्या होता है, लंबी लंबी बनेगी, स्ट्रिप की तरह बनेगी, यानी उसकी जो थिकनेस है एज कम्पेयर टू लेंथ क्या होती है, बहुत कम होती है। या फिर आपने देखा हो, बहुत सारे स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो नए कंस्ट्रक्शन होता है, कोई भी अपन जैसे रेजिडेंशियल बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, पूरे ही जो एरिया है सॉइल, उसके ऊपर एक लेयर बिछा देते हैं जिसको अपन राफ्ट या मैट कह देते हैं। ठीक है,
या फिर स्ट्रैप फाउंडेशन, तो वन बाई वन अपन डिस्कस करेंगे। शेयर साइलो फाउंडेशन के कुछ टाइप्स हैं, जैसे अपन को यहाँ पे दिखा हुआ है, ये वाली मैं बात कर रहा हूँ। देखो अब इसमें अपन के 5 कॉलम दिख रहे हैं अपन को, ठीक है, ये 5 कॉलम दिख रहे हैं, और अपन ने क्या किया, इन सबकी जो फाउंडेशन एक साथ ही कास्ट कर दी। तो इसको अपन मैं क्या कह दूंगा भाई, राफ्ट या मैट फाउंडेशन कह दूंगा। वहीं जैसे अपन ने कोई एक वॉल होती है, या फिर मान लीजिए बहुत सारे जो कॉलम है वो सिर्फ इसी लाइन के अकॉर्डिंग है, यानी एक लाइन के अंदर है, या फिर कोई वॉल है, उसके लिए मैंने यदि पूरी फाउंडेशन बना दी तो उसको मैं क्या कह दूंगा, कंटिन्यूअस फाउंडेशन कह दूंगा। वहीं जैसे ये 2 कॉलम थे, 2 कॉलम अपन को क्या है, ये 2 कॉलम दिख रहे हैं, इनका अपन में एलिवेशन दिख रहा है। अब एलिवेशन के यदि मैं नीचे का प्लान देखूंगा, तो प्लान कहते हैं कि 2 कॉलम इसके अंदर दिख गए, और मैंने इसको यहाँ पे एक कंबाइंड फुटिंग इनकी बनाई दी। क्या हो गई, एक तरह से कंबाइंड फुटिंग हो गई इन 2 कॉलम की, ठीक है। अब यदि इन दोनों कॉलम का जो लोड है वो सेम है, साइज भी सेम है, तो अपन क्या कर देते हैं, एक रेक्टेंगुलर फुटिंग बना देते हैं, जिसको अपन क्या कह देंगे, कंबाइंड फुटिंग। यदि क्या होता है, कई बार लोड क्या होता है, अलग अलग होता है, यानी एक स्ट्रक्चर मतलब एक कॉलम क्या हैवियर होता है और एक क्या होता है, स्मॉल होता है। तो उस केस में जो इस कॉलम की जो मतलब फाउंडेशन की जो साइज रहेगी वो कैसी रहेगी भाई, ट्रेपेजियम रहेगी। ये वाला डायग्राम को अपन को आइसोलेटेड फुटिंग का दिख रहा है, एक पर्टिकुलर कॉलम है, इस कॉलम का ये अपन को एलिवेशन दिख गया, यहाँ अपन ने इस कॉलम की एक फाउंडेशन बना दी, जिसको अपन क्या कह देते हैं, आइसोलेटेड फाउंडेशन कह देते हैं। अब आइसोलेटेड में कई बार क्या होता है, एक बार तो ये देखो ये वाला केस हो सकता है, ठीक है, और दूसरे वाले केस के अंदर अपन क्या कर देते हैं, वे इसको स्लोप ही बना देते हैं, तो वो क्या हो जाती है, स्लोप्ड हो जाती है, ठीक है, उसको अपन क्या कह देते हैं भाई, स्लोप्ड फाउंडेशन। यहाँ तो ये जो बात होती है, अपन ने क्या बात करी, अपन ने सैलो फाउंडेशन की बात करी। उसके बाद यदि अपन डीप फाउंडेशन को अपन देखते हैं, तो ठीक है, डीप फाउंडेशन के अंदर अपन 2 टाइप्स पढ़े थे, एक तो अपना था क्या, पाइल फाउंडेशन, और सेकंड क्या हो गया था अपना, कैजन फाउंडेशन हो गया था। अब जैसे ये नैरो आपने बात करी सैलो फाउंडेशन की, और सैलो फाउंडेशन में ये 2 कॉलम है, उनके अंदर यदि कोई हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो सकता है, इनकेस यदि उनके बीच में क्या है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो सकता है, तो उस केस में अपन क्या करते हैं, इन दोनों कॉलम्स को एक बीम के क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। इस बीम से क्या कर देंगे अपन, कनेक्ट कर देंगे, जिससे इन 2 कॉलम्स के बीच में क्या होगा, लेटरल मूवमेंट नहीं हो पाएगा। ये अपन को एलिवेशन का डायग्राम यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद अपन इसका यदि प्लान देखेंगे, तो ये 2 कॉलम्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, और उसके बाद एक बीम से अपन इसको क्या किया हुआ है भाई, कनेक्ट किया हुआ है। तो ये अपनी क्या हो जाएगी, इसको अपन बोलेंगे स्ट्रैप फाउंडेशन। क्या बोलेंगे भाई, स्ट्रैप फाउंडेशन। तो ये भी अपनी किसके अंदर आएगी, सैलो के अंदर, अपन इस क्राइटेरिया को अंदर यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं डीप फाउंडेशन की। डीप फाउंडेशन के अंदर 2 क्राइटेरिया को अपन लिया जाता है, अभी अपन देखा था अकॉर्डिंग टू टर्जागी। टर्जागी ने जो रूल दिया था, उसके अकॉर्डिंग डी एफ यानी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन की और विड्थ का रेशियो जो होगा वो 15 से ग्रेटर रहेगा, देन इट विल बी डीप फाउंडेशन, अदरवाइज इट विल बी शैलो फाउंडेशन। तो यहाँ पे ये अपन को दिख रही है जो 6 फाइल्स हैं, ठीक है, इन 6 फाइल्स को अपन ने एक साथ क्लब किया हुआ है, और उनके लिए एक ऊपर क्या बना देते हैं, पाइल कैप बना देते हैं, ठीक है। ये जो कैप हमको यहाँ पे दिख रहा है, इन 6 फाइल्स के ऊपर हमने क्या दिया, कैप बना दिया, इसको अपन क्या कह देते हैं भाई, पाइल कैप कह देंगे, ठीक। वहीं ये 2 का, अब एक फाउंडेशन और होती है, इसको हम कहते हैं कैजन फाउंडेशन। कैजन यानी कि आप बेल फाउंडेशन कह सकते हो, कैजन फाउंडेशन कह सकते हो। ये कहीं भी जो रिवर वाटर है जो फ्लोइंग कर रहा है, आपने देखा होगा अंडर वाटर क्या ब्रिजेज बनते हैं, ठीक है, जो कोई भी ब्रिज बन रहा है तो उसके अंदर क्या करते हैं, वो अपना एक कॉलम लिया, उस कॉलम की फाउंडेशन बनानी होती है, वहां पे अपन क्या कर देते हैं, कैजन बना देते हैं। या तो आप इस तरह का हॉलो कैजन ले सकते हैं, आप इसको इंसर्ट कर देंगे इसके अंतर्गत, या फिर अपन क्या कर देते हैं, एक स्टील की स्ट्रिप लेते हैं सर्कुलर, उसके अंदर अपन क्या है, पूरी यहाँ से वाटर को एक्सपेल कर देंगे, पानी को बाहर निकाल देंगे, और यहाँ पे अपन वर्किंग करके उसको निकाल सकते हैं। इसमें भी ओपन वेल और क्लोज वेल भी फाउंडेशन टाइप की आती है, ठीक। तो ये अपनी क्या होगी, डीप फाउंडेशन यहाँ पे होगी, कैजन वॉल और पाइल फाउंडेशन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे अपन बात करें, जैसे आइसोलेटेड फुटिंग की अपन ने बात की, आइसोलेटेड मतलब क्या होता है, सिंगल कॉलम के लिए सिंगल फुटिंग। तो आइसोलेटेड फुटिंग आर प्रोवाइडेड व्हेन लोडिंग इज स्मॉलर वैल्यू एंड कॉलम ऑफ स्ट्रक्चर आर सेपरेटेड बाय द लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जब क्या है, एक तो कॉलम का जो लोड है वो क्या है, बहुत कम है, और जो कॉलम है वो बहुत दूर दूर है, अलग अलग बहुत ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उस केस में अपन क्या यूज करेंगे भाई, आइसोलेटेड फुटिंग यूज करेंगे, जिसमें एक सिंगल कॉलम रहेगा और उसकी एक पर्टिकुलर एक फुटिंग रहेगी। उसके बाद अपन ने कंबाइंड की बात करी, तो कंबाइंड अपन ने क्या देखा, व्हेन 2 कॉलम्स आर क्लोज टू ईच अदर, यानी 2 कॉलम है वो एक दूसरे के पास पास में है, ये कॉलम हो गया, और इन दोनों के अपन क्या बना देंगे, कंबाइंड फुटिंग बना देंगे, तो वो अपनी क्या हो जाएगी, कंबाइंड फुटिंग हो जाएगी। अब देखो, जब इफ लोडिंग का 2 कॉलम इज नॉट द लार्ज डिफरेंस, यानी दोनों जो कॉलम है उनके बीच में जो क्या है, डिफरेंस ज्यादा नहीं है, तो उस केस में तो अपन क्या बना देंगे, रेक्टेंगुलर शेप बना देंगे। वहीं यदि इन दोनों के बीच में डिफरेंस ज्यादा हो जाता है, तो अपन क्या कर देते हैं, ट्रेपेजोइडल उस फाउंडेशन को बना देते हैं। उसकी ज्योमेट्री कैसी रह जाएगी भाई, ट्रेपेजोइडल ज्योमेट्री रहेगी उसकी पर्टिकुलर केस के अंदर। फिर अपन ने बात करती है स्ट्रैप की, तो व्हेन वन ऑफ द कॉलम सब्जेक्टेड टू लार्ज हॉरिजॉन्टल फोर्स, यानी किसी भी पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, दैट मीन्स उस केस में अपन क्या करेंगे, एक स्ट्रैप बीम, यानी कि 2 कॉलम जो है, जैसे ये कॉलम यहाँ है, एक कॉलम यहाँ है,
इन दोनों कॉलम के बीच में क्या करेंगे, एक बीम से इनको क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि इनके बीच में रिलेटिव मूवमेंट ना हो। ठीक है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, स्ट्रैप बीम कह देते हैं, इस फुटिंग को अपन स्ट्रैप फुटिंग कह देते हैं। और जब अपन बहुत सारे मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, ठीक है, जो कि एक स्ट्रक्चर है, मैंने स्ट्रक्चर बनाया, इसके अंदर बहुत सारे कॉलम है, और यदि मैं इनकी क्या आइसोलेटेड फुटिंग यदि बनाने जा रहा हूँ, इंडिविजुअल यदि कॉलम की फुटिंग बनाता हूँ, तो उस केस में यदि एरिया जो क्या है, मोर देन 50% एरिया को यदि कवर कर लेता है, ठीक है, तो उस केस में अपन क्या करते हैं, पूरी एक कंबाइंड पूरी क्या साफ राफ्ट बिछा देते हैं, राफ्ट या फिर अपन उसको मैट कह देते हैं, राफ्ट और मैट फाउंडेशन यहाँ पे अपन कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहाँ क्या हो गई अपनी, ये सारी जो केस थे वो क्या थे, सेल फाउंडेशन के अंदर आए। फिर अपन बात करते हैं डीप फाउंडेशन अपन को कहाँ यूज करनी है। बेसिकली देखो, डीप फाउंडेशन का मतलब ये होता है कि जो ऊपर की जो सॉइल है वो क्या है, वीक है, यानी ऊपर के जो स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर का जो लोड आ रहा है उसको वो सरफेस वाली जो सॉइल है वो यदि बियर नहीं कर पा रही है, तो अपन क्या करते हैं कि नीचे की सॉइल के अंदर कोई देखते हैं हार्ड स्टार्टा, यानी कि ऐसा स्टार्टा जो कि पूरी सॉइल के लोड को ले सके, यानी कि जो भी स्ट्रक्चर आ रहा है, अब वो यदि इनसाइड मिल रहा है, यदि ग्राउंड के बहुत ज्यादा अंदर मिल रहा है, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, एक डीपर डेप्थ पर उस लोड को ट्रांसफर कर देंगे विद द हेल्प ऑफ पाइल्स। ठीक है, अभी पाइल्स मटेरियल के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो टिम्बर्स की हो सकती है, स्टील की हो सकती है, आरसीसी की हो सकती है, कंबाइंड भी हो सकती है, कंपोजिट भी बोल देते हैं। ठीक है, इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट पाइल्स होती हैं, वो अपन पाइल वाले स्ट्रक्चर मतलब जो लेक्चर है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। कैजन की बात करें, कैजन मेनली जो कैसन अपन देखा था कि हॉलो एक वेल बना देते हैं अपन। ठीक है, तो वो वाली जो फाउंडेशन यूज करते हैं वो बेसिकली यूज करते हैं रिवर फ्रंट स्ट्रक्चर्स के ऊपर, यानी कहीं भी रिवर फ्रंट हो, या फिर अपन ऐसा कह सकते हैं सिंपल सा सी, कोई सी है, सी के अंदर अपन को ब्रिज बनाना है, तो उसके अंदर जो पियर्स की जो फाइट जो फुटिंग रहेगी वो अपनी कौन सी रहेगी, भाई कैसन रहेगी। ठीक है, बात करते हैं अपन प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन की, उसके बाद में कोई सॉइल का जो प्रेशर है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। मान लीजिए कोई सरफेस है, यहाँ पे ई ई ई की वैल्यू क्या होती है, सेंट्रिसिटी, यानी कि इसके ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग यदि उसको लिया जाता है तो जो नॉर्मल सीजी का फॉर्मूला होता है उसे अपन ले सकते हैं। ठीक है भाई, एक तो क्या होगा अपना डायरेक्ट लोड होगा, और एक उसकी एसेंट्रिसिटी के साथ में कोई लोड होगा। ठीक है, तो उसको अपन यहाँ से नॉर्मली जो अपन सीजी निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीजी निकालते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यदि प्लेन है तो वहीं अपन क्या, कई बार क्या होता है ट्रेपेजियम होता है, उसके अंदर अपन मैक्सिमम वाला क्राइटेरिया होता है उसको अपन यूज कर लेते हैं। भाई कोई ट्रेपेजियम होता है तो उसकी सीजी कहाँ होती है, 1/3 ऑफ 2v2 प्लस b1 अपॉन में b1 प्लस b2। तो ट्रेपेजियम की सीजी का फॉर्मूला है, किसी कोई और ऐसी चीज है नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पर बात करते हैं एक कॉलम जो था उसका लोड अलग था, दूसरे का हैवी था, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो कहीं ना कहीं सेंटर पे होगा, उसको जहाँ पर रिजल्टेंट लगता है उसको सेंटर कह देंगे। ठीक है, इधर की बिट्स b1 है, इधर की b2 है, तो अभी अपन को यदि यहाँ से ये z निकालनी है, cg निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/3 z इंटू b1 प्लस b2 अपॉन में b1 प्लस b2। ये तो होता है ट्रेपेजियम की सीजी का फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला अपन यहाँ पे आगे इसकी साइन टर्न को निकाल देंगे। ठीक है, या फिर अपन ये बात करें कोई फुटिंग है, इस फुटिंग के अंदर कोई ई सेंट्रिसिटी है, एक्स डायरेक्शन के अंदर ई एक्स और वाई के अंदर ई वाई है, तो उस केस में यदि आपको प्रेशर निकालना हो, तो उस केस में क्यू एल भी तो क्या हो जाएगा, जो भी सुपर जो लोड लग रहा था इन सुपर स्ट्रक्चर का जो भी लोड था उसको लेंथ इंटू विड्थ, जितनी फुटिंग की साइज उससे डिवाइड कर दिया इंटू, और एसेंट्रिसिटी, अब देखो एम अपॉन जेड होता है, बेसिकली क्या होता है एम अपॉन जेड, इन मोमेंट अपॉन में जेड, सेक्शन मॉडल से डिवाइड कर देते हैं। मोमेंट क्या होगा, ये जो लोड है ई सेंट्री के साथ में, तो क्यू इंटू ई एक्स, तो लोड हो गया एक्स डायरेक्शन के अंदर, और जेड की वैल्यू क्या होगी, बी एल क्यू बाई 6। इसी तरह अपने बाई डायरेक्शन की बात करूँ तो मोमेंट तो क्या हो जाएगा की इंटू सॉरी क्यू इंटू ई वाई, यानी ई वाई तो क्या होगी एसेंट्रिसिटी होगी, वाई डायरेक्शन में पी लोड हो गया, यानी पी डॉट ई अपॉन 1/6 बी डी, 1/6 बी डी स्क्वायर जो अपन करते थे वही है, यहाँ पे डी की जगह क्या हो जाएंगे, लेंथ ब्रेड्थ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वही यहाँ से अपन ने लिया हुआ है। अब इसमें पर्टिकुलर स्पेस पे तो अपन अलग अलग पॉइंट के ऊपर लेते हैं, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, भाई इसके अंदर एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन कहाँ देखते हैं, एसेंट्रिसिटी के अकॉर्डिंग अपन देख लेते हैं। तो ये तो अपना छोटा सा क्या इंट्रोडक्शन था फाउंडेशन का। कोई फाउंडेशन है, क्यों प्रोवाइड करते हैं, फाउंडेशन का काम क्या होता है, भाई सुपर स्ट्रक्चर को लोड को ट्रांसफर करना होता है किसके ऊपर, सॉइल के ऊपर। अब उसको अपने तरजागी ने और स्कैम्पटन ने उसको डिवाइड कर दिया, एक शैलो होती है और एक क्या होती है डीप होती है। तरजागी के अकॉर्डिंग यदि 1 से लेस इक्वल टू है डी बाई डी एफ बाई बी का रेशियो, तो वो शैलो फाउंडेशन हो जाएगी, 15 से ग्रेटर है तो डीप हो जाएगी। उसी तरह स्कैम्पटन ने 2.5 की क्राइटेरिया रख दिया, तो भाई डी एफ आई ये होगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, फिर शैलो फाउंडेशन का अपन फर्दर टाइप पढ़ लिया, आइसोलेटेड फुटिंग होती है, एक स्ट्रैप होती है, कंबाइंड होती है, एक मैट होती है, एक राफ्ट स्ट्रैप होती है। उसी तरह से अपन डीप फाउंडेशन की बात करते हैं, एक पायल हो गया और एक कैसन हो गया। ठीक है, तो फिर अपन बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, यानी जैसे अपन बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, ग्रॉस प्रेशर क्या होता है, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या है, जो कि अपने आगे आने वाले काम के। और ये भी मेनली जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे वन लाइनर अपन कह सकते हैं, उसमें भी अपने कई बार पूछ लिए जाते हैं कि भाई ग्रॉस प्रेशर क्या होता है।
ठीक है। तो बेसिक आपको दिमाग में क्या रखना है, एक फाउंडेशन का मैं डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे छोटा सा, वो आपके दिमाग में रहेगा, तो फिर सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी और आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे इन टर्म्स के अंदर। एक थोड़ी सी कंफ्यूजिंग टर्म्स है, जैसे मैंने एक कॉलम लिया, ठीक है, ये कॉलम है और इस कॉलम के लिए मैंने क्या बनानी है, फाउंडेशन बनानी है। सिंपल ये याद रखिएगा, ये डायग्राम आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, ठीक है। और ये मैंने मान लिया यहाँ पे क्या है भाई, ग्राउंड सरफेस, ठीक है, ये क्या है, ग्राउंड सरफेस हो गया इसका, ठीक है। ये कोई कॉलम था, तो इस कॉलम के ऊपर मान लिया कि एक क्या लग रहा है भाई, एक सरचार्ज लग रहा है, यानी पूरे स्ट्रक्चर का जो लोड है वो क्या है, क्यू है। इसकी बिट्स की मैं बात करूँ तो मान लिया कि जो फाउटिंग फुटिंग या फिर फाउंडेशन की जो बिट्स है वो बी है, और इसकी ग्राउंड सरफेस जो डेप्थ है वो क्या है, डी है। ये अपन को याद रखना है। और ये यहाँ पे क्या होगा भाई, इसके ऊपर क्या होगी, कोई अर्थ फिल होगी भाई, यहाँ पे सॉइल होगी, उसी को तो अपन ने हटाया यहाँ से, उसके बाद फाउंडेशन डाली है, तो इस सॉइल की मैं डेंसिटी मान लेता हूँ वो क्या है भाई, गामा डेंसिटी। बस इतना सिंपल सी चीजें अपन को यहाँ पे याद रखनी है भाई। ये फाउंडेशन है अपन को दिख रही है, ठीक है, इसके अंतर्गत यहाँ कोई सॉइल फिल होगा और ये डेप्थ कितनी रहेगी, डी एफ डेप्थ ऑफ फाउंडेशन हो जाएगी और ये इसकी विड्थ हो जाएगी। और ये ऊपर से यदि जो कोई स्ट्रक्चर होगा उसका जो लोड लग रहा है वो क्यू लोड लग रहा है, टोटल जो लोड लग रहा है, ठीक है भाई। ये जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन में क्या आ रहा है, सुपर स्ट्रक्चर का लोड ही तो आ रहा है, उस लोड को मैंने देख लिया क्यू है। ये डायग्राम आपको दिमाग के अंदर रख लेना है बस, और इससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी मैं कहाँ बात कर रहे हैं, अपन इस बेस के नीचे की बात करेंगे, यानी ये जो सॉइल होगी भाई, इसी सॉइल के ऊपर तो लोड ट्रांसफर होने वाला है पूरी फुटिंग का, ठीक है। तो इस सॉइल के बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है वो आती है ग्रॉस प्रेशर। भाई ग्रॉस प्रेशर मतलब, ग्रॉस मतलब क्या होता है, सारा, ठीक है, ग्रॉस मतलब सारा, यानी कि टोटल प्रेशर एट द बेस ऑफ द फुटिंग ड्यू टू द लोड फ्रॉम सुपरस्ट्रक्चर, लोड ऑफ द फाउंडेशन सिस्टम एंड सेल्फ वेट ऑफ सॉइल बैक। यानी क्या किया अपन ने, अभी यहाँ पे जो ये फाउंडेशन बनाई थी, इस फाउंडेशन की अपन बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन कौन से लोड आएंगे, एक तो सुपर स्ट्रक्चर का लोड यानी कि क्यू आ गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, ये तो क्यू ऊपर से लोड लग रहा है, फिर इस फुटिंग का यानी इस फाउंडेशन का खुद का सेल्फ वेट होगा, ठीक है। और इसके ऊपर क्या रख दिया अपन ने, सॉइल को दोबारा से फिल कर दिया भाई, सॉइल को इसको ऊपर से फिल करना पड़ेगा ना अपने। तो इसका यानी कि तीन क्राइटेरिया, तो टोटल लोड हो गया। अब प्रेशर की बात करते हैं तो लोड अपन एरिया कर देते हैं, तो टोटल जो लोड है किस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इस एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जिसकी बिड्थ तो बी है, लेंथ एल है, तो बी एल कर दी, ठीक है। तो क्यू स्ट्रक्चर अपॉन में ए। सेकंड क्या हो गया, सेल्फ वेट ऑफ बैकफिल, यानी ये जो बैकफिल अपने सॉइल किया उसका खुद का वेट प्लस फाउंडेशन का वेट, वो भी क्या है, इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर ही लग रहा है। तो अपन को ये दो क्राइटेरिया कर लेंगे ग्रॉस के अंदर। टोटल लोड क्या हो गया, क्यू स्ट्रक्चर अपॉन एरिया प्लस सेल्फ वेट ऑफ बैकफिल प्लस फाउंडेशन अपॉन एरिया। तो ग्रॉस के अंदर तो अपन ने क्या किया, सारी चीज, सारे जो लोड थे उसको कंसीडर कर लिया सिंपली। और जो यहाँ पे अपन ने एक साथ क्यों लिख दिया, क्योंकि देखो यदि मैं सॉइल की डेंसिटी की बात करता हूँ तो ये 19 to 20 के बीच में होती है, यानी 19 से 20 किलोमीटर पर मीटर क्यूब के बीच में क्या होती है, सॉइल की डेंसिटी होती है। वहीं यदि मैं आरसीसी की बात कर लेता हूँ तो आरसीसी की, सॉरी पीसीसी की 24 हो जाती है और आरसीसी की 25 हो जाती है। तो समथिंग समथिंग क्या है, सेम ही है। तो अपन क्या करते हैं, एक साथ इनको कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि डेंसिटी ऑफ कंक्रीट एंड डेंसिटी ऑफ सॉइल डज नॉट हैव लार्ज डिफरेंस, हेंस दे कैन बी ट्रीटेड एज द सेम। इस केस में अपन ने दोनों को क्या कर लिया, सेम कर लिया डेंसिटी। ये अपन आगे कंसीडरेशन में आके लेके चलेंगे। अब एनालिसिस पर्पज से अपन क्या कर लिया, तो डेंसिटी जो सॉइल थी उसको क्या माना, सेम माना। तो अभी अपन बात करें, अब इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ भाई, इसको मैं स्मॉल क्यू जी से, यानी ग्रॉस है तो क्यू जी से प्रेशर से डिनोट कर दिया। तो ये तो क्या हो गया अपना, क्या भाई, क्यू ए, यानी कि जो भी स्ट्रक्चर का लोड था अपॉन में ए, ठीक है। उसके बाद में अपना क्या आ गया, ये फुटिंग का और ये बैकफिल का, ये फुटिंग एंड बैकफिल। जब मैं इन दोनों को सेम मान लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सिंपल मान लेता हूँ, पूरा एक ही है भाई, ये पूरा क्या है, एक ही है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डेप्थ है वो तो क्या हो गई, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, ठीक है। अब इसका यूनिट वेट क्या हो गया भाई, गामा, ठीक। तो टोटल वेट कितना हो जाएगा मेरा भाई, टोटल वेट क्या हो गया, गामा इंटू भाई, ये तो क्या होती है इसकी यूनिट वेट, इंटू वॉल्यूम होता है वैसे तो, ठीक है। तो वॉल्यूम में एरिया आ जाएगा, अपॉन में एरिया कर देंगे, तो एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली जो ग्रॉस जो प्रेशर बचा मेरा वो क्या हो गया, क्यू अपॉन ए इंटू गामा डी एफ। तो दिस इज द ग्रॉस प्रेशर। मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर होनी, यानी टोटल प्रेशर पर निकाला है। एक तो स्ट्रक्चर का लोड है, इसके अलावा जो फाउंडेशन का लोड है वो भी अपन ने यहाँ पे कंसीडर कर लिया है, ठीक। बेस एरिया अपन पता ही है, एल इंटू बी हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं, ये तो ग्रॉस ग्रॉस प्रेशर हो गया, कि नेट प्रेशर क्या होगा भाई। नेट प्रेशर का मतलब ये है कि कितना लोड इसके ऊपर बढ़ा है भाई। अपन ने जो फाउंडेशन बनाया है, ये सॉइल की अपन बात करें, इस सॉइल की बात करें, इस सॉइल के ऊपर जो फाउंडेशन बनाया तो पहले क्या किया मैंने, एक्सवेशन किया, यानी इस पूरी सॉइल को यहाँ से रिमूव किया,
ठीक है। इस सॉइल को पूरी को क्या किया, रिमूव किया। उसके बाद मैंने लोड लगाया, फिर सॉइल को दोबारा से फिल कर दिया। यानी इस सॉइल की जो कैपेसिटी थी, जितना ऊपर इसके बाद फिल हुआ था, उसको तो बियर वो पहले से कर रही थी, है ना, उसको तो बियर वो पहले भी कर रही थी। तो उसको यदि मैं हटा दूं उसमें से, यानी कि जो ओवरबर्डन प्रेशर है उसको मैं क्या कर दूं, हटा दूं, तो सिर्फ बचेगा क्या, ऊपर के स्ट्रक्चर का लोड, सिंपल। तो वही मेरा क्या हो जाता है, नेट प्रेशर हो जाता है। तो डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड एट द बेस ऑफ फाउंडेशन ड्यू टू लोड इन एक्सेस ऑफ द ओवरबर्डन। यानी इस पूरे पोर्शन को, ओवरबर्डन प्रेशर को यदि मैं हटा दूं, तो जो लोड बचेगा वो क्या होगा, नेट प्रेशर। तो नेट प्रेशर क्या हो गया, क्यू बाई ए। सिंपली अपन यहाँ से इसको डायरेक्ट ले सकते हैं, क्यू और गामा डी एफ को अपन ने हटा दिया है, या फिर अपन ग्रॉस में से इसको माइनस कर देते हैं, बात तो वही है। ठीक है भाई, नेट निकालना तो ग्रॉस में से गामा डी एफ को माइनस कर दिया, और ग्रॉस क्या है, क्यू ए प्लस गामा डी एफ। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ भाई, जो क्यू नेट रहेगा, नेट प्रेशर जो रहेगा सॉइल पे, वो क्या रहेगा, क्यू बाई ए। क्यू क्या है, सुपरस्ट्रक्चर का लोड है, ए क्या है, प्रोजेक्टेड एरिया है जिसके ऊपर लोड लगा हुआ है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पे आते हैं, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है। देखो ये जो लोड लग रहा था वो क्या होता है, प्रेशर है। ठीक है, जैसे अपन इसको सीधा सीधा अपन कह सकते हैं भाई लोड है। ठीक है, तो लोड की वजह से क्या हो गया, एक प्रेशर इसके ऊपर लगा। अब इसको बियर कौन करेगा, सॉइल करेगी। अब सॉइल जितना प्रेशर बियर कर सकती है तो उसकी क्या हो जाती है, बियरिंग कैपेसिटी। अल्टीमेट मतलब टोटल। ठीक है, तो डेफिनेशन की तरफ फिर अगेन आते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रॉस प्रेशर विच इज एक्टिंग एट द फाउंडेशन बेस विदाउट कॉजिंग एनी फेलियर। यानी इतना ग्रॉस प्रेशर जिससे कि मेरी सॉइल क्या है, फेल नहीं हो रही है, विदाउट कॉजिंग एनी शियर फेलियर। जितने लोड को बियर कर रही है, जितने ग्रॉस प्रेशर को बियर कर रही है, वो जो सॉइल की कैपेसिटी होती है वो क्या कहलाती है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, और जिसको डिनोट करते हैं अपन क्यू यू। ठीक है, टोटल जो ग्रॉस प्रेशर था उसको डिनोट कर दिया क्यू जी से, नेट को कर दिया क्यू एन से, और अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी को अपन ने कर दिया क्यू यू से। या तो आप ऐसे कह सकते हो, या फिर ऐसा कह सकते हो कि मिनिमम वैल्यू ऑफ ग्रॉस प्रेशर एट विच सॉइल जस्ट फेल इन शियर। यानी ग्रॉस प्रेशर की वह मिनिमम वैल्यू जिस पर सॉइल मेरी जस्ट फेलियर हो जाए, या फिर ऐसा कहते हैं कि वह मैक्सिमम कैपेसिटी सॉइल की जिस पे लोड फेलियर होने से बच जाए। तो बात तो एक ही दोनों स्टेटमेंट का, है ना। तो ये मेरी क्या हो जाएगी भाई, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, अब यहाँ से ये सेफ, अब एक नेट प्रेशर हो गया। ठीक है, एक होता है सेफ नेट प्रेशर। सेफ का मतलब क्या होता है, जिसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी को इन्वॉल्व कर देंगे तो सेफ आ जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हमेशा जो क्यू सेफ रहेगा, क्यू सेफ यानी कि ऐसा लोड इसको बियर आसानी से कर सकते हैं, ग्रॉस प्रेशर से ऑलवेज ज्यादा रहेगा। उसी तरह नेट जो कैपेसिटी है वो नेट सेफ से कम रहेगी। तो यहाँ से अपने थर्ड टर्म को डिस्कस किया, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। फिर अपन बात करते हैं नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। जैसे अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी रिलेटेड ग्रॉस प्रेशर से, वही ये क्या हो जाएगी, नेट प्रेशर से हो जाएगी, नेट नेट दोनों में। ठीक है, तो it is the maximum value of net pressure which is applied at the base of foundation without causing any shear failure। यदि आपसे नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी पूछ रहा है, नेट अल्टीमेट बियरिंग अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नेट भी आ जाए और अल्टीमेट का यू भी आ जाए, तो क्यू एन यू। ठीक है, तो ऐसा नेट प्रेशर जिसको मेरी सॉइल बियर कर ले बिना किसी शियर फेलियर के, तो वो मेरी क्या हो जाएगी, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। या फिर अपन कह सकते हैं कि इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ नेट प्रेशर एट विच सॉइल जस्ट फेल इन शियर। तो बात तो वो दोनों ही है। ठीक है, तो क्यू यू की बात करी तो वो क्यू यू तो क्या हो गया अपना, सिंपल सिंपल जो भी ग्रॉस प्रेशर था, ठीक है, जो मिनिमम ग्रॉस प्रेशर था उसमें से ले लिया। और इस तरह से ग्रॉस से नेट कैसे रिलेटेड था भाई, ये ग्रॉस करना है तो क्यू नेट प्लस में गामा डी एफ कर रहे थे, यही तो अपन कर रहे थे। तो अभी सेम रिलेशन अपन को यहाँ आ जाएगा भाई, नेट निकालना है तो यानी कि ग्रॉस में से कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा। और माइनस क्या पढ़ना पड़ेगा, जो भी अपन ने नेट के अंदर किया था, नेट प्रेशर के अंदर क्या किया था, ओवरबर्डन प्रेशर को माइनस कर देना है भाई। एक्सेस, जो भी ओवरबर्डन से जो एक्सेस रहेगा वो क्या कहलाता है, मेरा नेट कहलाता है। उसी तरह से अपनी क्या होगी, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम की बात करते हैं नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी, क्यू एन एस। नेट है तो एन कर दिया, एस है तो सेफ कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज द, अब नेट है तो नेट ही आएगा। ठीक है, इट इज दैट नेट प्रेशर वैल्यू विच कैन बी सेफली अप्लाइड एट फाउंडेशन विदाउट कॉजिंग एनी शियर फेलियर। यानी इतना प्रेशर, इतना नेट प्रेशर का वो पार्ट जिससे कि मेरी सॉइल पूरी तरह से फेल ना हो, इसको पूरी तरह से बियर कर ले, तो वो मेरी क्या होगी, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी होगी।
तो यानी कि जो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी था उसमें यदि फैक्टर ऑफ सेफ्टी से आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये टर्म यहाँ से निकल के आ जाएगी क्या, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, नेक्स्ट सम की बात करता हूँ, सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है भाई। ठीक है, तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, अब देखो सेफ बियरिंग यानी नेट को हटाना है। अब जैसे अपन नेट से ग्रॉस की तरफ जाते हैं तो क्या कर देते हैं भाई, गामा डी एफ को जोड़ देते हैं। यदि ग्रॉस से नेट की तरफ जाते हैं तो क्या कर देगा, गामा डी एफ को माइनस कर देते हैं। सेम यहाँ पे यूज कर लेना है। तो इट इज दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रॉस प्रेशर विच कैन सेफली अप्लाइड एट द फाउंडेशन बेस विदाउट कॉजिंग एनी फेलियर। यानी कि नेट, अब नेट सेफ प्रेशर तो क्या आया था, क्यू एन एच, तो क्या आ गया था, क्यू एन यू अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस गामा डी एफ को और जोड़ दिया तो क्या होगी अपनी सेफ बियरिंग कैपेसिटी। देखो अब यहाँ से अपने 6 टर्म पढ़ी है। पहला जो अपन ने पढ़ा था ग्रॉस प्रेशर, ग्रॉस प्रेशर अपन ने क्या करें, क्यू जी, यानी कि टोटल लोड जिसके अंदर फाउंडेशन का लोड भी होगा और अपना ग्रॉस भी होगा। उसके बाद अपने पढ़ा क्यू नेट, तो क्यू नेट में क्या कर दिया था, गामा डी एफ को माइनस कर दिया, सिंपल। अब दो नेट प्रेशर, एक तो ग्रॉस प्रेशर हो गया, एक नेट प्रेशर हो गया, इनसे रिलेटेड दो कैपेसिटी अपने निकाली। एक तो होगी अपनी क्या, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी किस रिलेटेड रहेगी भाई, ग्रॉस से। तो यानी ग्रॉस प्रेशर का वह वैल्यू जिसके ऊपर मेरी जो सॉइल है फेल ना हो। ठीक है, तो वो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी हो जाएगी। वहीं यदि मेरे को नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालनी है, दैट मीन्स नेट प्रेशर का वह पार्ट जिससे कि सॉइल मेरी फेल ना हो, तो वो अपन क्या आ जाएगी, नेट हो जाएगी। अब इसके बाद अपन गए सेफ नेट बियरिंग कैपेसिटी। सेफ नेट यानी कि क्यू एन यू में फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर सेफ नेट हो जाएगी। अब अपन ने निकालना है कि क्या, सेफ बियरिंग कैपेसिटी यानी कि क्यू एस, यानी कि नेट में अपन ने क्या कर दिया, क्यू एन एस प्लस में गामा डी एस। ये 6 टर्म्स है, वन लाइनर्स में अक्सर पूछी जाती है, टर्म से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और जो अब हमेशा ये बात रखनी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज नॉट अप्लाइड ऑन द गामा डी एफ बिकॉज इट प्रेशर इज एक्टिंग ऑन द हिस्टोरिकल पीरियड। यानी कि ये जो गामा डी एफ है वो तो पहले से भी लगा हुआ था। ठीक है, तो इसके लिए अपन कोई भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कंसीडर नहीं किया जाता है, क्योंकि ये अपन ने कोई नई लोडिंग नहीं लगाई। अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहाँ लगाएंगे, जो कि अपनी रिसेंटली लोडिंग अपन ने अप्लाई करी है। और रिसेंटली लोडिंग क्या होगी भाई, रिसेंटली लोडिंग तो वही होगी ना जो स्ट्रक्चर का लोड है, तो उसी के ऊपर अपन ने फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पर लगाया हुआ है। ठीक है, जैसे अब ये अपन कुछ एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे कि अपन ने पहले बात कंसीडर करते हैं नॉन बैकफिल कंडीशन। नॉन बैकफिल कंडीशन मतलब ये है कि अपने जो बैकफिल ये जो मटेरियल हटा है इसको हटा ही दिया, यहाँ से दोबारा डाला ही नहीं वापस से। तो इस दोबारा नहीं डालेंगे तो यहाँ क्या खाली स्पेस बच जाएगा। ठीक है, तो उसको अपन ने वाइट से डिनोट करते हैं, जो भी प्रेशर लगेगा वो यहाँ पे सीधा लग जाएगा। फिर अपन बात करते हैं फ्लोटिंग राफ्ट कंपनसेशन राफ्ट। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कई बार बोलते हैं ना कि फ्लोटिंग फाउंडेशन क्या होती है। ठीक है, फ्लोटिंग फाउंडेशन मतलब ये होता है कि ऊपर से स्ट्रक्चर का जितना लोड आ रहा है, ठीक है, वेट ऑफ सॉइल जितनी भी अपन ने एक्सक्वेट की, इसका वेट किसके बराबर है, पूरे स्ट्रक्चर के लोड के बराबर हो जाता है, तो उसको अपन क्या कह देते हैं, फ्लोटिंग फाउंडेशन कह देते हैं। ठीक है, यानी अपन ने जैसे यहाँ पे सॉइल थी, अब सॉइल में से अपन ने मिट्टी यहाँ से खोद दी भाई, अपन ने यहाँ से क्या किया, सॉइल को एक्सक्वेट कर दिया, और इस एक्सक्वेटेड सॉइल का जो वेट अपने ले लिया, और वही जो वेट है वो किसके बराबर हो गया, जितना अपने सुपर स्ट्रक्चर खड़ा किया उसके बराबर ही है, तो उस फाउंडेशन में क्या कह देते हैं, फ्लोटिंग फाउंडेशन कह देते हैं। तो फ्लोटिंग राफ्ट क्या होगी, इट इज अ टाइप ऑफ राफ्ट फाउंडेशन इन विच वेट ऑफ सॉइल excreted is equal to the weight of structure of any applied load। जितना लोड अप्लाई किया उससे ज्यादा, उसी के बराबर का यदि अपने सॉइल नीचे से निकाल दिया है तो वो क्या हो जाती है, अपनी फ्लोटिंग राफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब इस सॉइल की, पर्टिकुलर इस सॉइल की मैं बात करूँ तो इसके ऊपर भी नेट प्रेशर के अंदर कोई इंटेंसिटी इंक्रीमेंट हुआ क्या, नहीं हुआ, क्योंकि जितना लोड आने वाला है उतना तुम पहले ही यहाँ से लगा लेते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स द नेट इंक्रीमेंट इन प्रेशर ऑन द सॉइल विल बी नेग्लिजिबल, thus the settlement will also be negligible। भाई जितना लोड इसके ऊपर पहले लग रहा था, ठीक है, उसके वजह से सेटलमेंट हो ही गया था पहले, उस लोड को अपन ने हटा दिया, उसके बाद तो उसको दोबारा लगा दिया, सॉइल में सेटलमेंट हो गया कि नहीं होगा। ठीक, तो इसलिए अपन इसको क्या कह देते हैं भाई, फ्लोटिंग फाउंडेशन भी कह देते हैं। तो लोड कैरिंग कैपेसिटी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इन नॉन बैकफिल कंडीशन। नॉन बैकफिल कंडीशन क्या हो गई, पहले जो लोड लग रहा था उसको हटा ही दिया है ना अपन ने, तो इस वजह से उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। When load are heavily and soil dependent on clay nature, then the concept is advantage। किस केस के अंदर एडवांटेज होता है, जब अपन सॉइल अपनी क्या हो, क्ले नेचर की हो, तो उस केस के अंदर बेनिफिशियल रहता है। फिर अपन बात करते हैं फुली कंपनसेटेड राफ्ट। फुली कंपनसेटेड मतलब यानी ऊपर से जो लोड लग रहा था वो गामा डी एफ के बराबर हो गया, तो ये जीरो कर देंगे अपन यहाँ से, क्यू बाई ए बराबर क्या हो गया, गामा डी एफ हो गया, है ना। ठीक है, तो ये सारी क्राइटेरिया अपन ने यहाँ पे फुलफिल कर लिए। ये सेटलमेंट का क्राइटेरिया, नो सेटलमेंट रहेगा इस कंडीशन के अंतर्गत। फ्लोटिंग शुड बी डिजाइन सच दैट मैक्सिमम सेटलमेंट इज rejected below the permissible values which are provided in various codal agencies and equipment manufacturers।
तो ये सारी कंडीशन अपन डिस्कस पहले ही कर चुके हैं पुराने। फिर अपन बात करते हैं अलाउबल बियरिंग कैपेसिटी। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, 6 टर्म्स अपन पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अलाउबल बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, कितनी बियरिंग कैपेसिटी सॉइल की अपन को अलाउ करनी है। देखो दो क्राइटेरिया अपन को रखना है, इट इज द मिनिमम नेट सेफ लोड ड्यू टू शियर क्राइटेरिया एंड द परमिशिबल बियरिंग कैपेसिटी ड्यू टू द सेटलमेंट। भाई दो ही क्राइटेरिया देख रहे थे अपन सॉइल के अंदर। भाई एक तो जो सॉइल है अपन को फाउंडेशन डिजाइन करनी है वो ऐसी करनी है कि जो सॉइल है एक तो शियर में फेल ना हो, और दूसरा उसके अंदर क्या हो, एक्सेसिव सेटलमेंट ना हो। ये दोनों केस यदि फुलफिल हो गए तो मतलब क्या होगी, सॉइल की अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, इतना लोड अपन उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सिंपली क्या हो जाती है, अलाउबल बियरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो ये अपन चीज डिस्कस कर लिए कि अलाउबल बियरिंग कैपेसिटी क्या हो गई, भाई इतना अपन लोड के ऊपर लोड की बियरिंग कैपेसिटी रखेंगे जिसमें ना तो सॉइल मेरी शियर में फेल हो, ना ही कोई एक्सेसिव सेटलमेंट यदि उसके अंतर्गत आए, तो वो मेरा क्या होता है, अलाउबल बियरिंग कैपेसिटी हो जाता है। तो अब ये सारी टर्म आपको क्लियर हो जानी चाहिए। यदि किसी को क्लियर नहीं है तो वापस से वीडियो रिपीट करके देख लेना, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं कि चलो ये सारी चीज़ तो है अपनी क्लियर हो गई कि ये कैपेसिटी होती है। तो अब मेन मुद्दे की बात ये आती है कि अपन इसको कैसे निकालेंगे। भाई कोई भी सॉइल है, अपन को पता लग गया ये सॉइल है, ठीक है, यहाँ पर अपन को स्ट्रक्चर बनाना है। तो उस एग्जिस्टिंग कंडीशन में उस सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी क्या है। तो उसके कुछ मेथड्स हैं, कुछ तो एनालिटिकल मेथड्स हैं, उनकी हेल्प से अपन निकाल सकते हैं। कुछ अपने जो IS कोड है, इंडियन स्टैंडर्ड ने कुछ प्रोविजन दिए उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, या फिर अपन कुछ फील्ड टेस्ट कर सकते हैं, जैसे SPT होता है उसके लिए, ठीक है, या फिर पाइल लोड, प्लेट लोड टेस्ट, ये सारे टेस्ट अपन फाउंडेशन की बियरिंग कैपेसिटी निकालने के, अल्टीमेटली सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए करते हैं। तो वन बाई वन डिस्कस करते हैं कौन कौन से मेथड अपन कहाँ यूज करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस करते हैं एनालिटिकल मेथड्स, या फिर उनको अपन कह सकते हैं स्टैटिक मेथड्स। तो इसके अंदर कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि इन दिस मेथड इलास्टिक थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय द सिचलर, ठीक है। तो सिचलर ने एक अपनी इलास्टिक थ्योरी दी, उसने एनालिटिक मेथड्स के अकॉर्डिंग। फिर इसके अलावा अर्थ प्रेशर के लिए कुछ थ्योरी दी थी, आपने पढ़ाई है, रेनकाइंस ने कुछ थ्योरी दी थी, बेल पैकर्स ने कुछ थ्योरी दी थी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग थ्योरीज के अकॉर्डिंग भी अपन निकाल सकते हैं बियरिंग कैपेसिटी। या फिर प्लास्टिक थ्योरी दी थी, ठीक है। प्लास्टिक थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अपने सिलेबस में मेनली पढ़ते हैं अपन। तो तरजागी ने अपनी एक प्लास्टिक थ्योरी दी थी, एक स्कैम्पटन ने अपनी थ्योरी दी थी, एक पेंडेटल ने भी अपनी एक थ्योरी दी थी, मेयरहॉफ, बेसिक एंड टेंग्स, ठीक है। तो ये कुछ साइंटिस्ट हैं सॉइल के जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी थी, जिसमें से अपन को तरगाजी तो अपने फादर ऑफ सॉइल है, इनकी तो पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। फिर एक स्कैम्पटन है जिन्होंने सॉइल को भी क्लासीफाई किया था, फाउंडेशन को भी क्लासीफाई किया था 2.5 से, है ना, बाई DF/B के रेशियो के अकॉर्डिंग सॉइल को क्लासीफाई किया था। सॉइल कौन कौन सी थी, उसके बाद पेंडेटल और मेयर ऑफ ने भी अपनी अपनी थ्योरीज दी, ठीक है। तो इन थ्योरीज पे अपन स्टडी करेंगे, ठीक है। ज्यादा अपन नहीं पढ़ेंगे बाकी थ्योरीज के बारे में, मेन तो अपन तरगजागी और स्कैम्पटन, मेयर ऑफ और पेंडेटल थ्योरी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो ये बात भी ठीक है। अब अपन देखते हैं कि भाई देखो अपन को सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी निकालनी है, किसी की अपन को चीज की टेस्टिंग करनी है। तो टेस्टिंग अपन कैसे करेंगे, जब तक उसका फेलियर ना हो। भाई अपन को तो स्ट्रेंथ वही चाहिए ना, फेलियर वाली। भाई उस सॉइल के ऊपर, इस लोड के ऊपर सॉइल मेरी फेल हो जाती है, तो वही मेरी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, फेलियर स्ट्रेंथ हो जाती है। तो अपन को फेल करवाना है सॉइल को, ठीक है। तो अब सॉइल के फेलियर को अपन बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो सॉइल का जो फेलियर है, वही फेलियर का जो पैटर्न है वो कैसा है, अपन कहेंगे सॉइल का जो फेलियर है उसका क्राइटेरिया कैसा है, ठीक है। तो बेसिकली अपन तो जनरली डिस्कस करते हैं कि फेलियर पैटर्न कैसा होता है। तो सॉइल बेसिकली 3 तरह से फेलियर होगी। एक तो होगा अपना जनरल शियर फेलियर, है ना। सेकंड होगा लोकल शियर फेलियर, ये भी इंपॉर्टेंट है तीनों ही पॉइंट, जनरल शियर फेलियर, लोकल शियर फेलियर और पंचिंग शियर फेलियर। वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं जनरल शियर फेलियर क्या होता है, ठीक है। और तरजागी जो थ्योरम है वो मेनली जनरल शियर फेलियर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो देखो यहाँ पे अपन को एक फाउंडेशन दिख रही है, ठीक है, ये एक फाउंडेशन है। फाउंडेशन, ये अपन ने फाउंडेशन बनाई सॉइल के ऊपर, ये अपने कोई ग्राउंड सरफेस है, ठीक है। ग्राउंड सरफेस में ये कॉलम था, कॉलम के ऊपर मान लीजिए कोई क्यू लोड लगा है। भाई अपन को फेल कैसे कराना है, भाई इस लोड की वैल्यू अपन को बढ़ानी। ये लोड अपन यहाँ से बढ़ाएंगे तो ये क्या करेगी, ये सॉइल नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है, और ये इसको साइडों के अंदर पुश करेगी, ठीक है, दबेगी, ये पुश करेगी, और ये पुश करने के बाद ये सॉइल यहाँ पे क्या हो जाएगी, थोड़ी सी उभर जाएगी, ठीक है, जिसको अपन हीविंग या बल्जिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, हीविंग या बल्जिंग कहते हैं। अब ये जनरल शियर फेलियर मेनली कौन सी सॉइल के अंदर होता है, ये क्राइटेरिया अपन को याद रखना है पहली बात तो। कौन सी सॉइल के अंदर ऐसा फेलियर होता है, जैसे अपन इसको लोड सेटलमेंट कर्व से भी अपन देखते हैं। लोड सेटलमेंट यानी कि इधर मैंने क्या कर दिया, लोड लगा दिया, और यहाँ मैं देख रहा हूँ क्या, सेटलमेंट, कितनी सॉइल सेटल कर रही है,
तो जैसे जैसे मैं लोड बढ़ाता जाऊंगा सेटलमेंट बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। जैसे और अचानक से कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ पर मैं लोड की वैल्यू नहीं भी बढ़ाऊँ तो भी मेरा सेटलमेंट बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ मिलता है। इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद क्या हो गया, लोड बढ़ाना मतलब एक पर्टिकुलर फेलियर प्लेन हो गया। यहाँ पर उनको पता लग जाएगा कि सॉइल फेल हो चुकी है और लगातार नीचे धसती हुई जा रही है ना। तो ये वाला जो लोड होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पैटर्न जो दिख जाएगा उनको जनरल शियर फेलियर का दिख जाएगा। तो मेनली ये कहाँ होता है, इट अकर्स इन शैलो फुटिंग इन सॉइल हैविंग ब्रिटल टाइप ऑफ शियर स्ट्रेस कर्व। तो ब्रिटल का मतलब क्या होता है, जिसमें सडन फेलियर होता है। तो अपन को दिख रहा है कि ब्रिटल मेटेरियल का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर ज्यादा फर्दर डिफॉर्मेशन नहीं आता है और अचानक से सॉइल फेल हो जाती है, तो उसको अपन क्या कह देते हैं, ब्रिटल टाइप फेलियर कह देते हैं। और ये किस तरह की सैंड में मिलता है, एक तो मीडियम डेंस सैंड के अंदर सिल्ट और क्ले रिप्रेजेंट द जनरल शियर फेलियर। या तो अपन ये याद सकते हो, मीडियम डेंस सैंड अपन एग्जांपल में याद रख लेते हैं, और सिल्ट और ऑर्गेनिक क्ले, ठीक है। ये यदि सॉइल है तो इनके अंदर जो फेलियर रहेगा वो कैसा रहेगा, जनरल शियर फेलियर रहता है। अपन जैसे स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ाते जाए और अचानक से क्या आ जाएगी, ब्रेक कर जाएगी। तो ये क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिख जाएगा अपन को। वहीं यदि मैं लोड सेटलमेंट कर्व की बात करूँ तो जैसे जैसे मैंने लोड की वैल्यू को इंक्रीज किया, सेटलमेंट यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। एक पर्टिकुलर केस के अंदर क्या होता है, ब्रेक कर जाता है, ठीक है। इस ब्रेक को अपन क्या कहते हैं, डायलेट पॉइंट कह देते हैं या फिर ब्रेक पॉइंट कह देते हैं, ठीक है। और यही अपनी क्या हो जाती है भाई, कैपेसिटी हो जाती है। तो दी सॉइल हैव लो कम, अब जनरल शियर फेलियर वाले तीनों ही फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जनरल शियर फेलियर, ठीक है, लोकल शियर फेलियर और पंचिंग शियर फेलियर, ठीक है। तीनों शियर फेलियर किस तरह के होते हैं, तीनों का बिहेवियर क्या होता है, कौन कौन सी सॉइल के लिए होता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी बन जाता है। तो सबसे पहले तो अपन बात कर रहे हैं जनरल शियर फेलियर। जनरल शियर फेलियर के अंदर सॉइल को याद रखना है कि कौन सी सॉइल के अंदर होता है, जिसकी लो कंप्रेसिबिलिटी, यानी जिस सॉइल को अपन कंप्रेस ज्यादा नहीं कर सकते, यानी कि जो डेंसर सैंड होगी या मीडियम सैंड होगी, उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो एट द टाइम ऑफ फेलियर फाउंडेशन गेट टिल्टेड ऑन वन साइड। तो ऐसा फेलियर होगा तो जो फाउंडेशन है वो क्या हो जाएगी, टिल्ट कर जाएगी, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर टिल्ट कर जाएगी, घूम जाएगी, ठीक है। और घूमने की वजह से क्या होगा, ऊपर की मिट्टी है जो हीविंग करेगी या बल्जिंग उसके अंतर्गत होगी। तो बिफोर फेलियर सेटलमेंट विल बी नेग्लिजिबल, यानी फेलियर होने से पहले जो सेटलमेंट है वो बहुत कम रहता है। स्ट्रेस जोन भी एक्सटेंडेड अप टू द ग्राउंड लेवल। जो स्ट्रेस है वो कहाँ तक, यानी जो अपनी सरफेस देखा था, जो स्ट्रेस जोन है वो यहाँ तक खिंच के चला जाएगा, सरफेस तक वो क्या हो जाएगा, तभी तो हीविंग होगी, ठीक है। तो ये सबसे पहले अपन क्या क्राइटेरिया देना, सेटलमेंट है वो फेलियर से पहले नेग्लिजिबल है, स्ट्रेस जोन है वो ग्राउंड लेवल तक चला जाता है, स्टेट वन से प्लास्टिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पहुंच जाती है इनिशियली एज के ऊपर, और उसके बाद डाउनवर्ड और अपवर्ड ट्रांसफर हो जाती है। पोर्शन ऑफ सॉइल बिलो द फाउंडेशन एक्सेस पैसिव प्रेशर ऑन द सराउंडिंग। और इस फेलियर के अंदर जो आसपास की जो सॉइल है, यानी फाउंडेशन के आसपास की जो सॉइल है, उसके ऊपर एक पैसिव प्रेशर जनरेट होता है। एक्टिव की जगह पैसिव होता है। पैसिव के अंदर क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है, टुवर्ड्स द फाउंडेशन होता है। शेयर प्लेन्स डेवलप इन वेल डिफाइंड, यानी जो प्लेन है, यानी जहाँ पर सॉइल फेल होती है, ठीक है, ये जो सेटलमेंट करना वो क्या है, आराम से आपको दिख जाएगा, ठीक है, डिफाइंड होगा पूरी तरह से। बल्जिंग हीविंग कैन बी नोटिफाइड इन सराउंडिंग द फाउंडेशन, यानी ऊपर की तरफ जो सॉइल है वो क्या हो जाएगी, हीविंग और बल्जिंग उसके अंदर होगी, जो आपने दिखाई था, यहाँ से सॉइल उस तरह से हीव कर जाती है, उठ जाती है, ठीक है, ऊपर की तरफ। इसी तरह से होगी तो वो बल्जिंग और हीविंग है वो ऊपर तक इसके अंतर्गत रहेगी, जो आसानी से आप नोटिस कर सकते हो, ठीक। तो सराउंडिंग फाउंडेशन की अपन हीविंग और बल्जिंग में। अब इसके अंदर कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कौन सी सॉइल के अंदर होता है, ऐसी सॉइल जिसकी डेंसिटी इंडेक्स क्या हो, 70% से ज्यादा हो। डेंसिटी इंडेक्स हमने पढ़ा था ना, ई मैक्स अपॉन में ई, सॉरी ई मैक्स माइनस के ई अपॉन में ई मैक्स माइनस के ई मिनिमम, वो फॉर्मूला था डेंसिटी इंडेक्स या रिलेटिव डेंसिटी का, उसकी वैल्यू 70% से ज्यादा होती है। एसपीटी स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन वैल्यू, एन की जो वैल्यू है 30 से ज्यादा होती है। इंटरनल फ्रिक्शन रेजिस्टेंस की वैल्यू 36 से ग्रेटर रहेगी। वर्ड रेशियो पर्टिकुलर सॉइल का लेस देन 0.55 रहेगा, और उसकी अनकन्फाइंड शियर रेजिस्टेंस रहती है क्यू यू 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर के समथिंग रहती है। तो ये तो अपना क्या हो गया, जनरल शियर फेलियर हो गया। उसके बाद अपन बात करते हैं लोकल शियर फेलियर। तो लोकल शियर फेलियर जो होता है वो डेंस सैंड की जगह पर क्या होता है, लूज सैंड के अंतर्गत होता है। लोड सेटलमेंट कर्व फॉर ए सॉइल सब्जेक्ट टू लोड फेलियर रिप्रेजेंट द स्ट्रेस कर्व ऑफ ए प्लास्टिक मटेरियल। यानी इसके अंदर देखो, अभी अपन ने देखा था ये जनरल शियर फेलियर था, इसके अंदर क्या होगा, लगातार जो लोड बढ़ाते जाओगे तो सेटलमेंट अपन को मिलता हुआ चला जाएगा। इस तरह का ग्राफ इसके अंदर बनता है लोकल शियर फेलियर के अंतर्गत। और जो फेलियर जो है वो कैसा है भाई, प्लास्टिक मटेरियल का फेलियर इस तरह होता है। यानी इस तरह की जो साइन रही क्या, प्लास्टिक की पहली वाली कौन सी थी, ब्रिटल थी, यानी अचानक से उसके अंदर फेल हो गया था यहाँ पे,
ठीक है। जबकि इसके अंदर अपन को एक फेलियर जो पॉइंट है वो स्पष्ट विजिबल नहीं होगा, शियर प्लेन अपन को दिखेगा नहीं। तो कौन सी सॉइल के अंदर होगा, एक तो सेटलमेंट लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, मीन्स क्या होगी, सॉइल की जो कंप्रेसिविटी है वो अच्छी है, सॉइल कंप्रेस होती हुई चली जाती है। तो जिस सॉइल के अंदर कंसिडरेबल क्या हो, कंप्रेशन हो, उस सॉइल के लिए होगा। फेलियर सरफेस डज नॉट रीच ग्राउंड सरफेस, ओनली द स्लाइट हीविंग इज ऑब्जर्व, यानी जो फेलियर प्लेन है वो ग्राउंड सरफेस तक नहीं पहुंचता है, जो हीविंग है वो बहुत कम होती है। अब कम की मतलब जैसे प्रेशर लगा तो वो जो सॉइल है वो नीचे की तरफ सेटल हो जाएगी, तो ऊपर तक डिस्टर्ब ही नहीं होगा। जबकि पहली वाली क्या, सेटल तो हो नहीं रही थी, कंप्रेसिविटी तो कम थी, तो वो ऊपर की तरफ लौट जाएगी, भाई कहीं तो स्ट्रेस जाएगा ना, वहां तो सरफेस तक पहुंच गया, तो सरफेस तक नहीं पहुंचता है। द स्लाइटली हीविंग इज ऑब्जर्व ड्यू टू द एक्सिस, थोड़ी बहुत स्लाइटली हीविंग उसके अंदर हो सकती है। कौन सी सॉइल के अंदर होगा, लूज सैंड और सॉफ्ट क्ले के अंदर ये फेलियर होगा। इसके अंदर कोई भी सडन फेलियर आपको ऑब्जर्व नहीं हो रहा, सीधा सीधा वैल्यू बढ़ती हुई जा रही है, लोड सेटलमेंट कर्व के अंदर है। एक वेल डिफाइंड स्लिप सरफेस ओनली ऑब्जर्व बिलो द फाउंडेशन, जो फाउंडेशन उसके नीचे ही आपको थोड़ा सा एक सरफेस पॉइंट मिल जाएगा, बाकी अदरवाइज अदर जगह पे आपको दिखेगा भी नहीं। ठीक है। डेंसिटी इंडेक्स की बात करें तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 30 to 70 होती है, जबकि जनरल के अंदर ग्रेटर देन 70 होती है। पाई की वैल्यू यहाँ पर लेस देन 28% होती, 28 होती है, परसेंटेज नहीं आएगा, ठीक है। डिग्री होगा 28 डिग्री होती है, जबकि लोकल सॉरी जनरल शियर फेलियर के अंदर ग्रेटर देन 36 डिग्री। ई की वैल्यू वहाँ पे 0.55 से कम होती है, यहाँ पे 0.75 से कम होती है। और अल्टीमेट सॉरी अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या होती है, लेस देन 80 होती है, वो 100 से लेस देन होती है। ठीक, इसके अंतर्गत जब अपन बात करते हैं तो जो पैटर्न ये कोहेजन है, कोहेजन की जगह अपन यूज करेंगे मोबिलाइज कोहेजन, मोबिलाइज कोहेजन की वैल्यू होती है 2/3c। और उसी तरह से इंटरनल फ्रिक्शन को भी जगह पर मोबिलाइज इंटरनल फ्रिक्शन एंगल की वैल्यू लेंगे, वो भी क्या होगी, 2/3 tan phi होगी। For local shear, mobilize C and phi are used, that the value of Cm and C phi to be taken as this formula। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड जो अपना फेलियर था, पंचिंग शियर फेलियर। पंचिंग शियर फेलियर में क्या होता है, बहुत ज्यादा लूज सॉइल के अंदर होती है, इसके अंदर जैसे यहाँ पे मैंने लोड लगाया तो फाउंडेशन नीचे की तरफ धंसती हुई चली जाएगी सीधा उसी पोर्शन के अंतर्गत। ठीक है। देन फेलियर प्लेन जो बनेगा क्या बनेगा, वर्टिकल बन जाएगा सीधा सीधा, यानी ये सॉइल नीचे सीधी सीधी क्या होती जाएगी, अंदर की तरफ धंसती हुई चली जाएगी, यानी इसके अंदर क्या होगा, सेटलमेंट बहुत ज्यादा होगा। ठीक है। थोड़े से लोड के बाद क्या होगी, फाउंडेशन नीचे की तरफ पंच करती हुई चली जाएगी, नीचे की तरफ पेनिट्रेट होती हुई चली जाएगी। तो इसके अंदर जो प्लास्टिक यानी इस तरह का स्ट्रेन क्या दिखेगा, ज्यादा दिखेगा, कम स्ट्रेस की वैल्यू पर भी स्ट्रेन की वैल्यू क्या बन जाती है, बहुत ज्यादा मिल जाती है। और ये कौन सी सॉइल के अंदर होगा भाई, जो बहुत ज्यादा कंप्रेस हो सकेगी। तो दिस फेलियर रिजल्ट इन हाई कंप्रेशन ऑफ सॉइल accompanied by the shearing of vertical direction which is around to the edge of the footing, no heaving and bulging is observed, कोई भी सॉरी हीविंग और बल्जिंग एडजेसेंट सॉइल के ऊपर अपन को नहीं दिखेगी। रोड सेटलमेंट कर्व है रिसेंबल विद स्ट्रेस कर्व हाईली प्लास्टिक मटेरियल, तो सेटलमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसको अपन टेस्टिंग करके अंदर करी शो कर देंगे यहाँ पे। फेलियर अकर्स इन वेरी लूज सैंड और वेरी सॉफ्ट। कौन सी सैंड के अंदर वो जो बहुत ज्यादा कंप्रेस कौन सी, जो बहुत ज्यादा लूज होगी या फिर बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगी। ठीक है। तो जोन बियॉन्ड द वर्टिकल शियर प्लेन्स आर नॉट स्ट्रेस एंड डेंसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल इज लेस देन 30%। ठीक है। उनके लिए एक 70 था, 70 से 30 था, ये वाली क्राइटेरिया हो गई। तो ये अपने क्या हो गए, फेलियर क्राइटेरिया हो गए एंड फेलियर पैटर्न हो गए। 3 फेलियर पैटर्न अपन यहाँ पे पढ़े, लोकल शियर फेलियर, जनरल शियर फेलियर एंड पंचिंग शियर